नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आज और कल भारत बंद की घोषणा की। भारत बंद का आह्वान सरकार की उन नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है जिनसे कर्मचारी, किसान और आम जनता प्रभावित हो रही है। वहीं भारत बंद का असर हरियाणा में देखने को मिला है, जहां रोडवेज कर्मचारियों ने भी भारत बंद का समर्थन किया और प्रदेश में रोडवेज बसों के पहिए को जाम रखा। प्रदेश से कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें। हरियाणा में भारत बंद का काफी असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर बैठे हैं और बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर अलग अलग जगह की तस्वीरें। तो चंडीगढ़, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र, जींद, चरखी दादरी, कैथल, रेवाड़ी, इसी के साथ भिवानी, अंबाला, यमुनानगर और इंद्री, हिसार, पलवल, लोहारू और नारनौद। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें हरियाणा प्रदेश के जिलों की, जहां पर भारत बंद का किस तरीके से कितना असर देखने को मिल रहा है, ये आप देख ही सकते हैं। केंद्रीय संगठनों के आह्वान पर हरियाणा में रोडवेज कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए कर्मचारी संगठनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। संगठनों ने दोनों दिन रोडवेज का चक्का जाम का दावा किया है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी केंद्र की निजीकरण की नीतियों को बंद करने की मांग कर रहे हैं। वहीं हरियाणा रोडवेज यूनियन पुरानी पेंशन नीति बहाल करने, परिचालकों का पे ग्रेड बढ़ाने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, प्रमोशन करने, ठेकेदार प्रथा पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। हमारी मांगे जो निजीकरण, ऑल इंडिया ऑल डिपार्टमेंट स्तर पर जो निजीकरण की पॉलिसियां सरकार लेके आ रही है। क्या पॉलिसियां निजीकरण की पॉलिसियां, जैसे हरियाणा रोडवेज से हम अपने डिपार्टमेंट से बातें करते हैं, अपने विभाग से। हमारे पास 1993 में 926 परमिट जारी किए गए थे, एसटीए परमिट। उस टाइम भजनलाल की सरकार थी और 926 परमिट दिए गए थे। वो 5 बेरोजगारों को 1 परमिट, ताकि 5 बेरोजगारों को सरकार ने यह बहाना बनाया था कि 5 बेरोजगारों को हम रोजगार दे रहे हैं। जबकि उस वक्त हमारी एक बस के ऊपर 7 आदमी कार्य करते थे, सफाई कार्य करते थे, अच्छी तनख्वाह लेते थे। ये निजीकरण है, वहाँ 7 की बजाय 5 आदमियों को, वो भी 10वीं पास को रोजगार दिया उन्होंने। और उन बसों ने, वो बसें जो हमारी चलाई गई थी, वो जनता की सेवा के लिए अप्रोच रूट, स्टेट हाईवे कहीं भी सम्मिलित नहीं था, नेशनल हाईवे के तो करीब से भी नहीं निकलती थी। वो बसें अप्रोच रूट से चलती थी, जहां उन बसों ने कभी नहीं चलाया गया उन बसों को। आज सबसे बड़ी जो मांग है हमारे राष्ट्रीय स्तर की जो हड़ताल है, इसमें हमारी मुख्यतः 2 मांगे हैं। एक तो जो केंद्र सरकार निजीकरण की नीतियां लागू कर रही है, जितने भी देश के पब्लिक सेक्टर हैं जहां लाखों में रोजगार मिलता है, पक्का स्थाई, उसको बेचने का काम कर रही है। उसका हम विरोध कर रहे हैं। आज जितने भी ट्रांसपोर्ट के सरकारी दायरे हैं, उनको घाटे का बहाना लगे उसको बंद करना चाहती है। और जो अपने चहेते नजदीकी लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको इस ट्रांसपोर्ट का निजीकरण करके उनको प्राइवेट परमिट देके ये जो पैसा कमाई है जनता की, ये उनके घर भरने का काम करने का काम कर रही है सरकार। 11 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर विधिवत रूप में जो 21 दिन पूर्व ज्ञापन दे करके डिप्टी कमिश्नर को, कमिश्नर्स को, कमिश्नरेट को, उसके बाद ये हड़ताल है और जनता को अवगत कराया था। हम जनता की ही मांग के लिए हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के अंदर बसें नहीं आ रही। जब से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर सत्तासीन हुई है हरियाणा प्रदेश में, तब से बसों की जो संख्या घटती जा रही है। बस की जो आयु है वो 10 वर्ष है। तो जिस समय ये सत्ता में आई तो 4000 के करीब बसें थी, अब मात्र 2200 बसें रह गई हैं। बसें नहीं लेकर आई सरकार, और इसीलिए जनता को जो परेशानी होगी, ये आज 2 दिन का तो जनता को जरूर तकलीफ हो सकती है,
लेकिन आगामी ज़्यादा लंबे समय तक जनता की परेशानी को मिटाने के लिए हम बसों की मांग। तो वहीं हिसार में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया, जिसका असर पूरे जिले में देखने को मिला। वहीं रोडवेज के कर्मचारियों ने निजीकरण और अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल में अपनी भागीदारी दिखाई। इस दौरान रोडवेज यूनियन के प्रधान दलबीर किरमारा ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बसों का चक्का जाम रहेगा। कर्मचारी लगातार 40 और 35 साल नौकरी करता है और ये पूर्व की जो बीजेपी की सरकार थी उसने फैसला किया कि कर्मचारियों की पेंशन जो बंद करने का काम किया था वो उन्होंने ही किया था। लेकिन हमारे बीच में एक बहुत बड़ा आंदोलन जो किसानों का आया, क्योंकि आज देश भर में आज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, तो वहीं झज्जर में भी देशव्यापी हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। हरियाणा रोडवेज की अधिकतर बसें यात्रियों को लेकर झज्जर बहादुरगढ़ डिपो से रवाना हुई, जबकि कुछ कर्मचारी रोडवेज डिपो के बाहर धरना प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं डिपो प्रधान रामवीर का कहना है कि जहां तक उन्हें रास्ता मिलेगा वो बसों को वहां तक ले जाएंगे, जबकि डिपो के बाहर धरना दे रहे कुछ कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को लंबे समय से अनदेखा कर रही है। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा करे। उन्होंने देशव्यापी हड़ताल को दोनों दिन समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं हड़ताल को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है और इसके लिए पुलिस प्रशासन ने अलग अलग स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की। पुरानी पेंशन बहाल की जाए और जो 16 के भर्ती चालक हैं उनको पक्का किया जाए और 2002 से और 98 के बीच के जो भी चालक परिचालक हैं उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पक्का किया जाए और इनके कंडक्टर का और मैकेनिक का स्केल दिया जाए और टेक्निकल स्केल दिया जाए। ये मांग है हमारी। तो पूरे हरियाणा में हड़ताल चल रही है? पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे इंडिया में हड़ताल चल रही है। देखो जी, विरोध करने का सब अधिकार है। जिसने चलानी है वो गाड़ी चला रहा है, जिसने विरोध करना हो विरोध कर रहा है। ये तो स्ट्राइक में होता है, कुछ कर्मचारी विरोध करते हैं, कुछ गाड़ी चलाते हैं। किस तरह की हड़ताल है, क्या मांग कर रहे हैं? डिपो पूर्ण तो चल रहा है। बहादुरगढ़ में भी पूरी गाड़ी निकल चुकी है, 65 गाड़ियाँ 66 गाड़ी गेट से निकल चुकी हैं और यहाँ पर भी 91 गाड़ी हैं, 80 गाड़ी से ज़्यादा अभी निकल चुकी हैं और बाकी बची हुई भी रूट पर जाने लगी है। सभी रूटों पे चल रहे हैं? सभी रूटों पर। पुलिस व्यवस्था पूरी फोर्स लगा रखी है, बिल्कुल पीसफुली चल रहा है। अगर जो प्रदर्शन पे बैठे हैं, प्रदर्शनकारियों को कह दिया था साइड में बैठ के बिना किसी काम में बाधा डाले वो अपना रोष प्रकट कर सकते हैं और बाकी अभी तक कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है। कितने कर्मचारी लगा? यहाँ पे रोडवेज में यहाँ पे 30 कर्मचारी है, बाकी जल घरों में, पावर हाउसिंग में सभी जगह ड्यूटियां लगाती हैं। वहीं हरियाणा एस्पायरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन के लगभग 90 सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर काली पट्टियां बांधकर मौन प्रदर्शन किया और 5 सदस्यों के डेलीगेशन ने शिक्षा विभाग के एसीएस आनंद मोहन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आपको बता दें कि HAAPA की डेलीगेशन ने हर खबर से बातचीत करते हुए कहा कि एसीएस आनंद मोहन शरण ने उनकी बात विस्तार से सुनी और आश्वासन भी दिया कि जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली जाएगी। हरियाणा एस्पायरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन आज अपनी मांगों को लेकर एसीएस आनंद कुमार शरण से मिलने पहुंची। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हो तस्वीरों में, हरियाणा एस्पायरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन के सदस्य जो काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार द्वारा जो भर्तियां निकाली गई थी उस भर्तियों के अंतराल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है हरियाणा एस्पायरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन के सदस्य। सर, क्या बात हुई? आज आप मिलने भी गए थे, मेमोरेंडम भी दिया, क्या कुछ आश्वासन मिला? सर, एक्चुअली आज हम दोबारा गैदर हुए हैं। जैसे आपने देखा था, इससे पहले भी हमने आके पिछले महीने आके फिर एक सांकेतिक धरना दिया था। वो हमारा खिलाफ था कि जो एक्सटेंशन लेक्चरर्स जो रेगुलर लगे हुए हैं कॉलेजेस में, वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रोटेस्ट पे बैठे थे। उनकी कुछ मांगों को आश्वासन दिया गया था जिसको लेके हमारे अंदर रोष था। उसी को लेते हुए आज हमने ब्लैक डे मनाने के लिए यहाँ पर आए थे और आज हमारी अपॉइंटमेंट एसीएस आनंद मोहन शरण जी से भी थी।
जिसके सामने हमने अपनी मांगों को दोबारा रखा और उनने हमारी मांगों को सुना और उनने भी इस बात को माना कि इस प्रोसेस में बहुत सारी त्रुटियां हैं और उनने हमें आश्वासन दिया कि इन सभी चीज़ों को दूर किया जाएगा और जल्द ही ये भर्तियां निकाली जाएंगी। तो उनको हमने अपनी सारी मांगे दोबारा दी हैं, उनने हमें पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया है और उनने एक्शन रिपोर्ट के लिए अभी आगे प्रोसेस कर दिया है उसको। सर ये बताएं कि कितने ऐसे अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, अपकमिंग प्रोफेसर्स हैं जो इस दौर से गुजर रहे हैं और किन किन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है? ये करीब 200 हैं जो स्कॉलर्स हैं PhD फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी है, MD यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है। दे आर वेल क्वालिफाइड, परंतु पिछले 10 साल से पूरे हरियाणा में एक्सटेंशन लेक्चरर्स का फर्जीवाड़ा हुआ है। गलत अपॉइंटमेंट, गलत समायोजन, नॉन एलिजिबल काम कर रहे हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री ला रहे हैं 2-2 दिनों में, 10-10 दिनों में, जैसे आलू टमाटर बाजार से लाते हैं। हमारी यही हमने प्रार्थना की आज हमारे ACS महोदय साहब से, भाई ये फर्जीवाड़ा खत्म करो और जल्दी से जल्दी असिस्टेंट जो प्रोफेसर हैं उनकी आप भर्ती कीजिए। इस चीज़ का पता किस तरीके से लगाया जाएगा कि जो लोग नॉन एलिजिबल है, जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स बहुत से ऐसे हैं जो फर्जीवाड़ा करके जो है अभी सेवाएं दे रहे हैं, किस तरीके से ये क्रियान्वयन हुआ, ये एक तरह से पता लग पाया इस पूरे? सर हमने RTI लगाई, पिछले 5 साल से हम RTI लगा रहे हैं और RTI के जवाब में ऐसी जो UGC ने बहुत सारी फेक यूनिवर्सिटी बता रखी है, लिस्टेड कर रखी है, वो उन फेक यूनिवर्सिटीज़ में जो कैंडिडेट्स हैं उनका नाम भी है और उनको ये भी नहीं पता कि हमारी PhD का टाइम कब से स्टार्ट हुआ और कब से एंड हुआ। हालांकि कई केस तो ये भी आए हैं जो एक्सटेंशन लेक्चर्स लगे हुए हैं, उसी दौरान वो PhD उन्होंने वहाँ दिखा रखी है और उसी दौरान वो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। ये बताएं सर कि RTI के अंदर जो खुलासे हुए, कितने तकरीबन ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अभी मौजूदा समय के अंदर काम कर रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में सेवाएं दे रहे हैं, कितने कैंडिडेट्स के टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अगर बात करें, रादर देन कि हम किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम लें, टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं? सर अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो एक्सटेंशन लेक्चरर जो अभी काम कर रहे हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, वो अप्रोक्सीमेट तो 2000 के करीब ऐसे हैं जो अभी काम कर रहे हैं। अब अगर हम इनकी बात करें कि कितने फर्जी है क्या, तो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। खुद गवर्नमेंट ने, DHE ने अभी लेटर इशू किया है कि जिन 5 यूनिवर्सिटी को इन्हें मार्क किया है उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो उसी के संदर्भ में भी हमने सर को बोला था कि ये जांच कमेटी जो चल रही है वो प्रिंसिपल्स ना करके किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराई जाए, क्योंकि 2020 में भी ये जांच कमेटी बैठी थी पर उससे कोई रिजल्ट नहीं निकला है। जब हमने RTI लगाई तो हमें कोई डाटा मिला ही नहीं, क्योंकि कोई डाटा जनरेट ही नहीं हुआ, इसलिए हम आज आपको बता नहीं पा रहे उस डाटा के बारे में। तो इसलिए हमने बोला है कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसीज आप रिक्रूट कीजिए और जितने भी ये फर्जी हैं, जो ठीक कैंडिडेट है वो ठीक है, जो फर्जी लेके आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताएं सर कि एश्योरेंस तो काफ़ी पहले भी आपको, अगर हम बीती मीटिंग्स की बात करें उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा एश्योरेंसेस मिली, लेकिन इस बार की जो मीटिंग रही, क्या कुछ उम्मीद नज़र निकलकर सामने आती है और कब तक जो है ये पूरे मामले का विवाद जो है वो खत्म होने की संभावना है? सर एक्चुअल में जैसे आपने अभी देखा भी होगा, हम कभी भी आते हैं तो हम पूरी तरह से अपॉइंटमेंट लेके पूरे प्रोसीजर के साथ उनके साथ काम करते हैं। तो इन चीज़ को उनने भी अप्रिशिएट किया है हमें, कि उन्हें पता है कि हम पहले भी आए थे, तो उनने यही बोला था कि हमें मैटर सबके सुनने पड़ते हैं, वो भी बैठे हैं हम भी बैठे हैं। तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तहत उनने हमारी बातों को देखा, पॉइंट्स को देखा, तो उनने ये पाया कि हमारी बातें भी पूरी तरह से ठीक हैं। तो उन्हें यही आश्वासन दिया इसलिए कि भी आपकी मांगों को, जैसे कि हमारे एक साथी ने बताया कि उन्होंने ये कहा है कि हमारे हक को नहीं मारने देंगे। तो यही इन त्रुटियों को लेकर उन्होंने बोला कि अगले 3 महीने के अंदर वो पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी रेगुलर भर्तियां निकल सके, ताकि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो सिस्टम के अंदर आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा एस्पायरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन के सदस्य जो आज ACS से मिले, शिक्षा विभाग के ACS से मिले, और उनका साफ तौर पर कहना है कि आज की जो मीटिंग थी वो काफ़ी सकारात्मक रही और बहुत ही जल्द जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां जो हैं वो निकाली जा सकती हैं। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। तो वहीं फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला लगा हुआ है, जहां रविवार यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे और जमकर खरीदारी भी की, जिससे मायूस दुकानदारों के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर दर्शकों ने जमकर धमाल मचाया, जहां कश्मीरी पवेलियन में खूब भांगड़ा हुआ और चौपाल पर पंजाबी लोक कलाकारों के साथ देसी और विदेशी दर्शक जमकर झूमे। वहीं हमारे संवाददाता PD कौशिक ने मेले का जायजा लिया, देखिए। सूरजकुंड मेले की रौनक आज देखते ही बनती है। आज पूरा मेला परिसर लोगों से खचाखच भरा हुआ है और आज रविवार होने की वजह से पब्लिक खूब आई है यहाँ पे, जिससे कि
दुकानदार जो हैं यहाँ के, उनके चेहरे खिल उठे। आइए देखते हैं कि रौनक कैसी है और दुकानदारों का क्या कहना है। आइए चलते हैं सूरजकुंड मेले की यात्रा पर। फरीदाबाद के डबुआ थाना क्षेत्र में मां बेटे पर घर में घुसकर हुए जानलेवा हमले को लेकर पुलिस ने 11 महीने बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की। 11 साल से इंसाफ का इंतजार कर रहे मां बेटे ने पुलिस कमिश्नर से जब मामले की गुहार लगाई तो कमिश्नर के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महज 3 दिन में ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों को जिला सत्र न्यायालय में पेश किया, जहां से 2 महिलाओं को जमानत दे दी गई, जबकि एक आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लेकिन अभी भी पीड़ित को लगातार धमकियां मिल रही हैं। पीड़ित ने अब परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। जी मेरे साथ 1 साल पहले वारदात हुई थी 25/4/2021 को, और मेरी माँ के साथ में वारदात हुई थी, और कुछ मेरे बहन और भांजे भी उनने मारे थे उसी लड़ाई में। तो वो काफ़ी दिन से मामला चल रहा था। जो पहले सोनपाल जी SHO साहब थे और क्या नाम है बलवान था उसमें IO, उन्होंने गंभीरता से मामला मेरा नहीं लिया। उनकी वजह से मेरा मामला ख़राब हुआ। मैं CP साहब के पास पेश हुआ बाद में, और जो हमारे पाठक साहब हैं SHO जो डबुआ थाने के आए थे, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, उन्होंने IO चेंज करा। वहीं झज्जर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने राज्य स्तरीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। नारकोटिक शाखा ने 2 महिलाओं सहित गिरोह के 8 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 1 क्विंटल 5 किलो गांजा बरामद किया है। DSP अरविंद दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि नारकोटिक्स टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि नशे की बड़ी खेप झज्जर में लाई जा रही है, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस ने नाकेबंदी कर गिरोह के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। कल शाम को हमारा एंटी नारकोटिक स्टाफ झज्जर को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उड़ीसा से 2 गाड़ियों में नशीला पदार्थ लेके कुछ लोग KMP से होते हुए रोहतक जाएंगे। इस रिगार्डिंग उन्होंने बादली के पास KMP के ऊपर नाका लगाया। नाका लगाने के बाद उन्होंने 2 गाड़ियों को राउंड अप किया, एक स्कॉर्पियो और दूसरी I-20 गाड़ी थी। दोनों गाड़ियों की तलाशी लेने पे उनको टोटल 105 किलो 500 ग्राम जो गांजा पत्ती थी उसमें से बरामद। तो वहीं सोनीपत के सेक्टर 4 में हुई महिला की हत्या के मामले में आपको बता दें कि जो अपडेट आया है उसको लेकर आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी महिला का पति और पति की भाभी है। गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि आरोपी पति के उसके भाभी के साथ अवैध संबंध थे, जिसकी वजह से दोनों ने मिलकर महिला को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस का कहना है कि मामले में अभी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी करना बाकी है। आपको बता दें कि सोनीपत के गांव लिवान में रहने वाले आरोपी जॉनी ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को सोनीपत के सेक्टर 4 हॉकी ग्राउंड के पास फेंक दिया था। हत्या के असली कारणों का पुलिस पता लगा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में मीना और मंजू के हस्बैंड जोनी को गिरफ्तार कर लिया है, और इन्होंने अफेयर के कारण ही इसकी मृत्यु करी है। मंजू की साथ इसके अवैध संबंध है जोनी के मीना के साथ। उसको हटाने के रास्ते से हटाने के लिए उसकी डेथ कर दी उन्होंने। झज्जर में कार और ट्रोला के बीच जोरदार टक्कर में 2 की मौत हो गई, जबकि जोगिंदर नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि सड़क के बीचों बीच ट्रोला चालक ने
ट्रॉले को खड़ा किया था, जिससे सेंट्रो कार जा टकराई और वहीं तीनों को घायल अवस्था में जज्जर के सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां रणधीर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद जोगेंद्र और उसकी पत्नी मूर्ति देवी को गंभीर अवस्था में पीजीआई रोहतक रेफर किया गया, जहां मूर्ति देवी की भी मौत हो गई। वहीं मामले की जांच के लिए अज्ञात ट्रॉला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। करीब आज दिन समय 12 बजे कंट्रोल द्वारा दी गई सूचना प्राप्त हुई थी कि बेरी नहर पुल व तहसील बेरी के बीच में एक सेंट्रो कार व ट्राले का एक्सीडेंट हुआ है और कार में 3 व्यक्ति सवार थे, जिनको इलाज के लिए जीएच जज्जर राहगीरों द्वारा भेजा गया है। जो इसी समय फिर दोबारा सूचना प्राप्त हुई कि इस एक्सीडेंट में रणबीर सन्नो राय सिंह आरो ढाकला को काफी चोट लगी थी, जिसकी जीएच जज्जर दौरान इलाज मौत हो गई। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को सम्मान दिया गया है। नीरज चोपड़ा को मिला है पद्मश्री पुरस्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें सम्मानित किया। टोक्यो ओलंपिक में जीता था गोल्ड मेडल। जेवलिन थ्रो में भारत को दिलाया था गोल्ड मेडल और तभी से नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। नीरज चोपड़ा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीरज चोपड़ा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, नीरज चोपड़ा को मिला है पद्मश्री पुरस्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया और आपको बता दें कि जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और इसी के चलते लगातार उन्हें सम्मानित भी किया गया। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब नीरज चोपड़ा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामनाथ कोविंद, देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पुरस्कार से सम्मानित करते हुए नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत का नाम रोशन किया और भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नीरज चोपड़ा को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले गोल्ड मेडल विजेता नीरज को आज पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों दिल्ली में दिया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पानीपत के गांव खंडरा के रहने वाले हैं नीरज चोपड़ा और टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स गेम जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर विदेशों में भी अपने देश का नाम रोशन किया है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा देश के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहली बार एथलेटिक्स में देश को गोल्ड मेडल दिलाया है। इससे पहले भी 2018 में एशियाई कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल का खिताब अपने नाम किया था। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नीरज चोपड़ा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है गोवा से। इस वक्त की ये बड़ी खबर, प्रमोद सावंत ने ली सीएम पद की शपथ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, प्रमोद सावंत ने गोवा के सीएम पद की शपथ ली। सीएम मनोहर लाल हुए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। तो गोवा में
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी पहुंचे इस समारोह में। प्रमोद सावंत ने सीएम पद की शपथ ली। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर गोवा से आ रही है, जहां पर प्रमोद सावंत ने सीएम पद की शपथ ली है। और आपको बता दें कि इस दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी वहां मौजूद रहे। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने है। आपको बता दें कि प्रमोद सावंत ने गोवा के सीएम पद की शपथ ली। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद रहे। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द